आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। अपन बात कर रहे हैं अपने संविधान के बारे में और आज अपना टॉपिक है मौलिक अधिकार। तो समझते हैं मौलिक अधिकारों को। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार क्या होते हैं? मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार वो अधिकार जो राज्य के द्वारा किसी नागरिकों को या उस समस्त नागरिकों को प्रदान किए जाने वाले हैं, ऐसे अधिकारों को मौलिक अधिकारों की श्रेणी में मानते हैं। इसकी शुरुआत की हम बात करते हैं तो 1215 ईस्वी ब्रिटेन में वहां के शासक के द्वारा जनता को सबसे पहले दिए गए थे और वो जो अधिकार दिए गए थे वो कहलाए मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। तो अपने संविधान के जो भाग 3 में है वो मौलिक अधिकार है और भाग 3 को भी मैग्ना कार्टा की संज्ञा है वो दी गई है। मौलिक अधिकार जो होते हैं वो सबसे बड़े अधिकार पत्रों की श्रेणी में माने जाते हैं, यानी इनका जो है लिखित स्वरूप भी हो सकता है और नहीं भी। भारत के नागरिकों के लिए इनका लिखित स्वरूप होना को आवश्यक नहीं है। जिस व्यक्ति ने भारत में जन्म लिया है वो भारत का नागरिक है, उसको ये मौलिक अधिकार है वो स्वतंत्र रूप से मिलते हैं। मौलिक अधिकारों की बात की जाए तो ये व्यवहारिकता पर आधारित है कि व्यवहार में इसका संबंध किस तरह से है, तो ये व्यवहारिकता पर आधारित है। ये व्यवहारिकता पर आधारित है। व्यवहारिकता का मतलब ये होता है कि वास्तव में व्यवहार में भी कभी कभी ये चीजें हैं वो चली जाती हैं, हमेशा है वो इस तरह से नियमों या कानूनों के रूप में रहे, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। जब आवश्यकता पड़ती है तो इनको कुछ चीजों के लिए इनको प्रतिबंधित या प्रतिबंधित तो नहीं किया जा सकता, लेकिन अपन कह सकते हैं कि इनको स्थगित किया जा सकता है। ये राज्य के द्वारा दिए जाते हैं और राज्य के द्वारा जो नागरिकों को दिए जाते हैं तो इनकी जो संख्या है वो सीमित है, असीमित नहीं कह सकते। ये सीमित मात्रा में है वो प्रदान किए जाते हैं, सीमित है लेकिन निरंकुश भी नहीं है। निरंकुश नहीं है, तो ये सीमित है लेकिन निरंकुश नहीं है। और राज्य के द्वारा नागरिकों को दिए जाते हैं तो इनकी जो श्रेणी मानी जाती है वो नकारात्मकता मानी जाती है। ये नकारात्मकता की श्रेणी में आते हैं। अब नकारात्मकता की श्रेणी में क्यों माना जाता है, तो इसको समझने के लिए अपन ये कह सकते हैं कि राज्य होता है वो विकास के लिए काम करता है, लेकिन ये जो अधिकार होते हैं ये व्यक्ति के लिए होते हैं, राज्य की जनता के लिए होते हैं और ये कहीं न कहीं विकास के लिए या राज्य की जो एक संरचना होती है उसमें कहीं न कहीं बाधक भी बन जाते हैं, तो इसलिए उनको नकारात्मकता की श्रेणी में है वो माना जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी के संदर्भ में, तो मूल अधिकारों की जो रक्षा है वो न्यायालय द्वारा की जाती है। ये इनकी रक्षा है वो न्यायालय के द्वारा की जाती है। न्यायालय उनके लिए बाध्य माना जाता है, न्यायालय उनकी रक्षा करता रहता है। यानी किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसकी शरण में जाके उसके अधिकारों की मांग की जा सकती है, उनकी रक्षा की बात की जा सकती है। इसी जगह अब अगर देखते हैं कि मौलिक अधिकारों की शुरुआत है वो सबसे पहले हुई थी वो ब्रिटेन से हुई थी और हुई थी 1512 ईस्वी, और उसके बाद संवैधानिक रूप से अगर देखा जाए तो इसकी शुरुआत हुई थी अमेरिका से। संविधान के अंतर्गत मान्य सर्वप्रथम अगर दिया था वो दिया था अमेरिका ने। ये कह सकते हैं कि अमेरिका में सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों को है वो संवैधानिक मान्यता मिली थी। और उसके अगर बात करते हैं तो फ्रांस में भी नागरिकों को मूल अधिकार प्रपत्र है वो दिए गए थे, प्रदान किए गए थे। भारत की बात करते हैं तो भारत में सबसे पहले मौलिक अधिकारों की जो मांग की गई थी भारत में वो की गई थी स्वराज विधेयक के अंतर्गत। भारत में मौलिक अधिकारों की सर्वप्रथम मांग, मौलिक अधिकारों की सर्वप्रथम मांग वो की गई थी 1895 ईस्वी में स्वराज विधेयक में, स्वराज विधेयक के अंतर्गत की गई थी कि भारतीयों के लिए भी मौलिक अधिकार होने आवश्यक है, क्योंकि मौलिक अधिकार रहेंगे तो भारत की जनता है वो इनका सही रूप से उपयोग कर सकती है और अपने अधिकारों के तहत
वो अपना जीवन है वो अच्छा सा जीवन यापन कर सकती हैं। तो सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग की बात आती है तो 1895 ईस्वी में स्वराज विधेयक के अंतर्गत की गई थी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो उसी के संदर्भ में 1931 में एक अधिवेशन हुआ था, वो कांग्रेस का अधिवेशन था, कराची में हुआ था, कांग्रेस का कराची अधिवेशन। उन्नीस का कांग्रेस का कराची अधिवेशन जो हुआ था, उस कराची अधिवेशन में कहा गया था कि स्वाधीन भारत के किसी भी संविधान में मौलिक अधिकारों की गारंटी होनी चाहिए। मौलिक अधिकारों की गारंटी की बात की गई थी कि मौलिक अधिकारों की गारंटी होनी चाहिए। यानी किसी भी देश के लिए, स्वाधीन देश के लिए राज्य के द्वारा, सरकार के द्वारा नागरिकों को मौलिक अधिकार देने चाहिए और वो गारंटेड देने चाहिए, यानी उनको मिलेंगे ही मिलेंगे, इस बात से वो आश्वस्त हो जाए। यही बात 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में बात की गई थी और वहीं से ये कहीं की बात आती है कि ऐसे है मौलिक अधिकार होने चाहिए। संविधान वक्ताओं ने जब संविधान निर्माण की बात की गई थी और संविधान जब बन रहा था तो उसमें भी कहीं कहीं मौलिक अधिकारों का जिक्र है वो बार बार हो रहा था। एक अपने भारत के महान व्यक्ति हैं डॉक्टर राधाकृष्णन, और उन्होंने मूल अधिकारों के साथ कहा था कि हमारी भावनाओं के साथ किया गया वादा है और सभ्य विश्व के साथ की गई एक संधि है। मौलिक अधिकार क्या है? हमारी भावनाओं के साथ किया गया वादा है और सभ्य समाज, सभ्य विश्व के साथ एक संधि है। ये बात कही थी राधाकृष्णन ने। डॉक्टर राधाकृष्णन ने मौलिक अधिकारों के संदर्भ में कहा कि मूल अधिकार हमारी भावनाओं के साथ, मौलिक या मूल एक ही बात है, मौलिक अधिकार हमारी भावनाओं कह सकते हैं, विचार कह सकते हैं। मौलिक अधिकार हमारी भावनाओं के साथ किया गया वादा है, भावनाओं के साथ किया गया वादा है। यानी ऐसा वादा है जो हमारी भावनाओं के साथ किया गया है, हमारे विचारों के साथ किया गया कि आप इस देश में जन्म लिया है, आप इस देश के नागरिक हैं, तो आपके साथ ऐसा होगा ही। ठीक है। साथ ही सभ्य विश्व के साथ की गई संधि है। सभ्य विश्व के साथ की गई क्या है? एक संधि है। सभ्य विश्व के साथ की गई संधि है। बहुत ही अच्छी बात है जो डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने कही है कि मौलिक अधिकार हमारी भावनाओं के साथ किया गया एक वादा है, एक विचार है, एक गारंटी है। और अगर विश्व के साथ अगर अपना संबंध स्थापित करने की बात की जाए तो एक कॉन्ट्रैक्ट, एक संधि है, क्योंकि इन्हीं विचारों के साथ अपन दूसरे देश के जो नागरिक होते हैं, दूसरे देश के साथ अपने वो संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। मौलिक अधिकार को देखा जाए तो राज्य के विरुद्ध नागरिकों को है वो सुरक्षा प्रदान करते हैं, तो ये राज्य के विरुद्ध भी मान सकते हैं, राज्य के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करते हैं। राज्य के विरुद्ध नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। राज्य के विरुद्ध नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। क्योंकि राज्य जो होता है वो अपने विकास के लिए आगे से आगे नई नई योजनाएं, नए नए देश के हित में कोई काम करना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो नागरिकों के लिए एक सकारात्मक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो मौलिक अधिकार होते हैं वो नागरिकों की सुरक्षा के लिए रहते हैं, तो राज्य के विरुद्ध में रहते हैं। ये अपने देश में अगर लिया गया है तो लेने का जो विचार आया था वो संविधान वक्ता को अमेरिका से विचार आया था। तो ये अमेरिका से ली व्यवस्था या अमेरिका से प्रेरित है, अमेरिका से प्रेरित है। नहीं, अमेरिका में भी नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं, तो अपने देश में भी जो व्यवस्था है वो उसी के संदर्भ में ली गई है। ये नागरिकों के संपूर्ण विकास पर बल देता है, नागरिकों के संपूर्ण विकास की बात कर देता है।
इससे संपूर्ण विकास होगा। नागरिकों के संपूर्ण विकास की बात करता है। अब संपूर्ण विकास की बात में आ जाती है आपका नैतिक विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास। इसमें तीनों चीज आ जाएगी। नैतिक विकास, बौद्धिक विकास और एक विकास की श्रेणी में अपन मान लेते हैं सामाजिक विकास। तो नागरिकों के जो संपूर्ण विकास की बात की जाती है, संपूर्ण विकास में नैतिक विकास, बौद्धिक विकास और सामाजिक विकास की अपन बात की जा सकती है। अब अपन देखते हैं कि जो मौलिक अधिकार है वो संविधान के भाग 3 से में वर्णित है, भाग 3 में वर्णित है। संविधान अमेरिका से लिए जाते हैं और इनकी अगर क्रम संख्या देखी जाए या अगर अनुच्छेद की बात की जाए तो इनका अनुच्छेद क्रमांक होता है वो 12 से लेकर 12 से 35 तक इनका अनुच्छेद रहता है। जब संविधान का निर्माण हुआ था उस समय की स्थिति को अगर अपन देखें तो भारत के नागरिकों को 7 मूल अधिकार हैं वो प्रदान किए गए थे। यानी सर्वप्रथम 7 मौलिक अधिकार थे। सर्वप्रथम 7 मौलिक अधिकार वो नागरिकों को प्रदान किए गए थे। और अगर वर्तमान परिवेश की बात की जाए तो वर्तमान में है वो 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। छह मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं उनको अपन देखते हैं। पहला, समानता का अधिकार। और समानता के अधिकार की हम बात करें तो इसमें अनुच्छेद क्रमांक हो जाता है 14 से लेकर 18। फिर अगर अपन बात करते हैं तो स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। और स्वतंत्रता के अधिकार की बात करते हैं तो अनुच्छेद का क्रमांक हो जाता है 19 से लेके 22। तीसरी अपन बात करते हैं तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। और शोषण के विरुद्ध अधिकार में दो अनुच्छेद माने जाते हैं, वो है 23 व 24। फिर अपन बात करते हैं तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की बात करते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार। और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में अगर हम बात करते हैं तो अनुच्छेदों का जो क्रमांक हो जाता है वो 25 से 28 हो जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। और इनकी अगर बात करती हैं तो 29 व 30 अनुच्छेद है वो इससे संबंधित होते हैं। अनुच्छेद 31 जो था वो संपत्ति का अधिकार था, जो कि 1978 में 44वें संविधान संशोधन के तहत उसको हटा दिया गया। और उसके बाद एक बचता है वो उसको कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। अब अगर अपन बात करते हैं कि भाई अनुच्छेद 31 की क्या स्थिति रही तो इसको अपन नोट से समझ सकते हैं। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया। इसको कानूनी अधिकार बना दिया, जिसे अनुच्छेद 300 क में जगह दी।
अर्थात कह सकते हैं अनुच्छेद 300 क्या है, वो संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार। तो इस तरह से पहले जो दिए गए थे वो अपने को 7 अधिकार दिए थे, वर्तमान में है वो 6 अधिकार है। एक बार नजर देखते हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। स्वतंत्रता के अधिकार की बात करते तो 19, 20, 21, 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार बात करते 23 व 24 है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की बात करते 25 से 28 है। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार की बात करते 29 व 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। 31 जो था वो संपत्ति के अधिकार के में आता था और उसको 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 1978 के तहत इसको है वो 31 से लेके 300 क जो कानूनी अधिकार की श्रेणी में आता उसमें उसको स्थान है वो दे दी गई है। अब हम एक एक संविधान को अनुच्छेद को है वो समझने का प्रयास करते हैं और इससे पूर्व भी अपन देखते हैं। तो अनुच्छेद 12 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 12 की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 है वो सब मौलिक अधिकारों के अंतर्गत ही आते हैं। तो अनुच्छेद 12 के अंदर ये बात है वो राज्य की परिभाषा को बात कर देता है, राज्य। अब राज्य क्या रहता है, तो राज्य के बारे में अलग अलग धारणा हो सकती है। तो आर्टिकल 12 के संदर्भ में अपन बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी ऐसा भाग या कोई भी ऐसी इकाई जो राज्य को संदर्भित करते हैं, उच्चतम न्यायालय के अनुसार, उच्चतम न्यायालय के अनुसार कोई इकाई राज्य की परिभाषा से संबंधित हो उसे राज्य माना जाता है, उसे राज्य की श्रेणी में माना जाता है, उसे राज्य की श्रेणी में मानते हैं। ध्यान रखने वाली बात है, राज्य का मतलब कोई देश या राष्ट्र नहीं है। राज्य का मतलब एक ऐसी इकाई, एक ऐसी यूनिट जो राज्य को प्रतिबंधित कर सकती है, जिसके अंतर्गत हम मान सकते हैं कि चाहे वो राज्य हो सकता है या सरकार का एक भाग हो सकता है, एक विभाग हो सकता है, एक संस्था हो सकती है, एक समिति हो सकती है। तो ये जो है जिस पर कोई भी एक यूनिट बनाकर, एक इकाई बनाकर उस पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है, उन सभी को राज्य की श्रेणी में माना जा सकता है। जैसे स्वायत्त शासित संस्था में यूनिवर्सिटी ले सकते हैं, LIC ले सकते हैं, आप कॉर्पोरेट एजेंसी ले सकते हैं, बैंक ले सकते हैं, या ऐसा कोई भी निकाय है, वो सभी के सभी क्या आ जाते हैं, राज्य की श्रेणी में आ जाते हैं। तो आर्टिकल 12 है वो उन कैटेगरी के लिए एक राज्य की परिभाषा के संदर्भ में बात कर सकता है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13 यह कहता है कि अगर किसी व्यक्ति का या किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होने पर उनको न्यायपालिका में चुनौती दी जा सकती है, और चुनौती देने के लिए 2 रास्ते होते हैं, एक तो होता है सुप्रीम कोर्ट, एक होता है हाई कोर्ट। तो अगर हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए अनुच्छेद 32 व हाई कोर्ट की बात करें तो अनुच्छेद 226 की बात की जाती है, अनुच्छेद 226। क्या ये कह सकते हैं मौलिक अधिकारों का हनन होने पर उच्चतम न्यायालय, मौलिक अधिकारों का हनन होने पर उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 व उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत चुनौती दी जा सकती है।
आर्टिकल 13 इस बात की बात कर रहा है कि किसी भी व्यक्ति का यानी राज्य के नागरिक का अगर मौलिक अधिकारों का हनन हो जाता है तो उसके लिए दो रास्ते होते हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाके उसको चुनौती दी जा सकती है। अगर वो मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाता है तो आर्टिकल 32 के तहत जाएगा, और अगर मामला है वो स्टेट में जाता है, हाई कोर्ट में जाता है, तो अनुच्छेद 226 के तहत उसको चुनौती दी जा सकती है। और इस तरह से आर्टिकल 13 कहीं न कहीं मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की बात करते हैं। व्यक्ति को मौलिक अधिकार है वो उसको मिले, उसका कहीं के द्वारा, राज्य के द्वारा, किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा, संस्था के द्वारा है, उनका हनन नहीं हो सकता। और सुप्रीम कोर्ट उस ऐसी स्थिति में उसको अवैध या गैर संवैधानिक उसको घोषित कर सकती है। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट में है अपन को जाने का एक रास्ता मिल जाता है। नेक्स्ट अपन एक एक मौलिक अधिकार को बात करते हैं, और जो 6 मौलिक अधिकार है उसमें पहले लेते हैं समानता। और समानता को समता भी कहीं जगह बोला जाता है, तो समानता या समता का अधिकार एक ही बात है, समानता या समता का अधिकार। जिसमें अनुच्छेद की बात करते हैं 14 से लेके 18 तक आ जाते हैं। अनुच्छेद 14 और आर्टिकल 14 के तहत ये बात की जाती है कि विधि के समक्ष समानता की बात की जाती है। विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता यानी भारत का प्रत्येक नागरिक कानूनी रूप से, लीगली रूप से विधि के अंतर्गत देखा जाए तो वो एक समान है। असमानता की बात कहीं पर नहीं है, चाहे वो भारत का आम से आम नागरिक हो, चाहे भारत का खास से खास नागरिक हो, सभी है वो कानूनी रूप से समान है। कोई भी व्यक्ति कैसा ही जुर्म करेगा तो उनके लिए जुर्म करने की जो सजा है, जो प्रावधान है, जो नियम है, वो सभी के लिए एक है। चाहे वो अमीर घर का व्यक्ति हो, चाहे गरीब घर का व्यक्ति हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, उसके संदर्भ में उसको कोई विशेष अधिकार की प्राप्ति नहीं अधिकार है। ठीक है, तो ये समान संरक्षण की बात की जाती है और इसमें नागरिकों को वो समानता की बात की जाती है। हालांकि देखा जाए तो ये भी एक नकारात्मक अधिकार है जो व्यक्ति के विशेषाधिकार को भी नकारता है। अब कैसे नकारता है? जैसे कोई व्यक्ति कहता है कि मैं भारत का राष्ट्रपति हूं, या कोई व्यक्ति ये भी कह सकता है मैं भारत का प्रधानमंत्री हूं, या मैं एक संवैधानिक पद पर हूं और मैं भी एक विधि के समक्ष समान कैसे हो सकता है। तो ये नकारात्मकता की श्रेणी में ही नहीं, एक नकारात्मक भाव को भी पैदा कर सकता है। तो कह सकते हैं ये एक नकारात्मक अधिकार है, यह नकारात्मक अधिकार है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और इसको समझना जरूरी है कि नकारात्मक अधिकार कैसे हैं। तो ये व्यक्ति के संवैधानिक पद या फिर उसके बाहुबल्य को लेकर भी बात की जा सकती है कि उसको नकारात्मकता की बात की जाती है। अब इसमें भी कुछ अपवाद आते हैं कि विधि के समक्ष सभी समान हैं, लेकिन अपवादों की श्रेणी की देखा जाए तो इसमें भी कुछ अपवाद हैं। वो अपवाद भी अपन देख लेते हैं कि क्या क्या अपवाद रहते हैं। तो विधि के समक्ष समानता की बात की जाती है, लेकिन अपवाद के संदर्भ में देखा जाता है तो अनुच्छेद 361 के तहत ये बात की जाती है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल अपनी शक्तियों के संदर्भ में किसी भी न्यायालय में जवाबदेह नहीं है। आर्टिकल अनुच्छेद 361 की बात की जाती है और 361 ये कहता है कि कोई ऐसा नागरिक, ऐसा व्यक्ति जो भारत के राष्ट्रपति के पद को सुशोभित कर रहा है या राज्यपाल के पद को सुशोभित कर रहा है, ऐसी स्थिति में वो पद पर रहते हुए, अपनी पद की गरिमा को बनाए रखते हुए वह किसी भी न्यायालय के समक्ष है वो उपस्थित नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो एक संवैधानिक पदों पर उस पदों को सुशोभित कर रहे हैं। तो एक अपवाद की श्रेणी में माना जाता है अनुच्छेद 361। राष्ट्रपति या राज्यपाल, राष्ट्रपति या राज्यपाल अपनी शक्तियों के संदर्भ में राष्ट्रपति या राज्यपाल अपनी शक्तियों के संदर्भ में किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेही नहीं है।
तो ये अपवाद की कैटेगरी में आता है कि कोई भी व्यक्ति अगर भारत के राज्यपाल या राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त है तो वो किसी न्यायालय में जवाबदेह नहीं है। साथ ही अपन बात ये कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति इन पदों पर है तो उन पर कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती, यानी राष्ट्रपति व राज्यपाल के पद पर रहते हुए उन पर कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। यह भी आर्टिकल 261 की ही बात है और उसी का एक अपवाद की श्रेणी में अपन ले सकते हैं। तो इसमें कोई पद पर है तो उस पर कार्रवाई नहीं की जा सकती। साथ ही अपन कह सकते हैं कि इस पद पर रहते हैं तो उनको कोई गिरफ्तार भी नहीं किया जा सकता। पद पर रहते गिरफ्तार भी नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से अपन बात करते हैं कि आर्टिकल 361 है वो आर्टिकल 14 का एक तरह से अपवाद माना जा सकता है। कहते हैं कि विधि के समानता की बात की है, लेकिन कहीं ना कहीं राष्ट्रपति या राज्यपाल उनके संदर्भ में एक छूट का प्रावधान है कि वो पद पर रहते हुए किसी भी न्यायालय के लिए जवाबदेही नहीं है, उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती और साथ ही उनको गिरफ्तार भी नहीं किया जा सकता। तो ये जो है वो अपवाद माना जा सकता है। दूसरा अपन देखते हैं तो जो अपने संसद के जो लोग होते हैं जिसको अपन एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनको आर्टिकल 105 के संदर्भ में, अनुच्छेद 105 के संदर्भ में कुछ विशेषाधिकार प्राप्त है जो आम व्यक्तियों से ज्यादा है, संसद सदस्यों को है। तो यह भी कहीं ना कहीं विधि के समक्ष समानता की बातों का उल्लंघन कर रहा है, क्योंकि वो भी एक नागरिक है लेकिन उनको है वो विशेषाधिकार है। वो किस तरह से है तो साधारण नागरिकों से ज्यादा उनको है वो विशेषाधिकार है उसमें प्राप्त रहते हैं। जैसे कि बैठक के दरमियान उनको है वो गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, अगर उनको गिरफ्तार करना है तो उनसे पूर्व संबंधित लोकसभा अध्यक्ष को है वो उनको इन्फॉर्म करना होता है और उसी के संदर्भ में उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। इस तरह से यह भी एक उस तरह का उल्लंघन माना जा सकता है अनुच्छेद 105। आर्टिकल 194 भी यही बात कर सकता है कि राज्य के जो भी विधायक होते हैं, राज्यों के विधायक को भी विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं और वो भी होता है कि उनको भी विधायकों को विशेषाधिकार। यानी जिस तरह से संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार प्राप्त होता है वैसा आर्टिकल 194 194 ये कहता है कि राज्यों के विधानमंडल के जो सदस्य होते हैं जिसको अपन एमएलए कह सकते हैं, एमएलए को भी कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। तो उनको भी है वो आम नागरिकों से ज्यादा है विशेषाधिकार प्राप्त होते रहते हैं। नेक्स्ट इसी अपवाद की अपन बात करते हैं तो अनुच्छेद 13 ग या सी कह सकते हैं, सॉरी अनुच्छेद 31 ग कह सकते हैं या इसको अपन सी भी कह सकते हैं। अनुच्छेद 31 ग या सी की बात करते हैं तो ये कह रहा है कि इसके द्वारा पारित कोई भी विधेयक है उस पर आर्टिकल 14 के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी कोई भी ऐसा विधेयक जो 31 ग के तहत पारित है, इसके तहत पारित इसके तहत पारित विधेयक को अनुच्छेद 14 के तहत चुनौती नहीं दी जा सकती। अनुच्छेद 31 ग या सी की बात करते हैं तो उसमें यह प्रावधान है कि अगर 31 ग के तहत कोई भी विधेयक है वो पारित किया जाता है तो उस पारित विधेयक को, उसमें अगर कोई असंगत की स्थिति होती है तो उसको विधि के समक्ष समानता के तहत
या कह सकते हैं कि अनुच्छेद 14 के तहत वो चुनौती नहीं दी जा सकती हैं। तो इस तरह से एक तरह से अपवाद की श्रेणी में माने जाते हैं। इसके अलावा के ऊपर हम देखते हैं तो देश में कुछ ऐसे कूटनीति के संबंध जो स्थापित किए जाते हैं जिसके तहत राजनीतिक व्यक्ति, राष्ट्राध्यक्ष या अन्य कोई ऑफिसर्स उनका आना जाना रहता है, तो उसके संदर्भ में भी आर्टिकल 14 जो है विधि के समक्ष समानता की बात करते हैं, उसका उल्लंघन अपन मान सकते हैं। तो इस तरह से ये अपवाद की श्रेणी में माना जा सकता है कि अपवाद है वो बना रहता है। तो मुख्य रूप से अगर इसकी बात करते हैं तो अपवाद जो होता है वो राष्ट्रपति, राज्यपाल के विशेषाधिकारों की बात की जाती है। यानी ऐसे व्यक्ति 361 के तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल है, उनको किसी भी न्यायालय के समक्ष जवाबदेही नहीं है, पद पर रहते उन पर कार्रवाई नहीं है और उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। फिर और संसद सदस्य और विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनको आम नागरिकों से है वो विशेष अधिकार है वो प्राप्त रहता है। और फिर आर्टिकल 31 ग के तहत की बात करें तो उसके तहत कोई भी मामला या विधेयक जो है पारित हो जाता है तो उनको विधि के समक्ष चुनौती के संदर्भ में चुनौती नहीं दी जा सकती है। और राष्ट्राध्यक्ष या अन्य कूटनीति के संबंध के तहत कोई बाहरी व्यक्ति, बाहर राष्ट्राध्यक्ष अपने भारत में आते हैं तो उनके संदर्भ में भी विधि के समक्ष समानता की है वो अवहेलना की जा सकती है। तो ये इसके अपवाद के विषय पर मान सकते हैं। समानता के अधिकार के तहत दूसरा अपन अनुच्छेद देखते हैं तो वो आता है अनुच्छेद नंबर, दूसरा है अनुच्छेद है 15, अनुच्छेद 15। और अनुच्छेद 15 ये कहता है कि धर्म, लिंग, स्थान, मूलवन जाति के आधार पर विभेद नहीं करेगा। धर्म, लिंग, मूलवंश, जाति, जन्म के आधार पर विभेद नहीं करेगा। विभेद नहीं। अनुच्छेद 15 ये कहता है कि कोई भी भारत का नागरिक है, उन भारतीय नागरिकों में धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर कोई भी है वो विभेद नहीं किया जाएगा, उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से है वो अनुच्छेद 15 की बात की जाती है। लेकिन फिर भी अपन उसमें देखते हैं कि भारत की जो भौतिक स्थितियां है, भौतिक धरातल है वो अलग अलग रहती हैं और यहाँ अलग अलग धर्मावली के लोग भी रहते हैं। भारत की स्थिति के संदर्भ में देखा जाता है तो कुछ ऐसे लोग जो कई समय, सदियों समय से हैं वो दमित, शोषित भी रहे हैं। कुछ महिलाएं, जो भारत की अधिकतर महिलाओं की स्थिति भी है वो भी इसी तरह से रही है, तो उनको विशेषाधिकार के तहत कुछ छूट दी गई है। वो छूट का प्रावधान भी इसी के संदर्भ में मान सकते हैं। अपन समझ सकते हैं कि उसके सब आर्टिकल की बात करते हैं। अनुच्छेद 15(1) की बात करते हैं तो अनुच्छेद 15(1) ये कहता है कि धर्म, राज्य है जो नागरिकों के धर्म, मूलवन, जाति, लिंग, स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। यानी जो राज्य है वो भेदभाव नहीं करेगा। तो राज्य धर्म, लिंग, जन्म स्थान, मूलवंश पर विभेद नहीं करेगा। यानी कोई भी राज्य है वो धर्म, लिंग, जन्म स्थान, मूलवंश आदि के आधार पर है वो विभेद नहीं करेगा। अनुच्छेद 15(1) ये कह रहा है। तो 15(2) कह रहा है कि व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थानों, भोजनालय, सिनेमाघर, कुएं, मंदिर, होटल्स आदि में पहुंचने का अधिकार भी देता है। यानी ये कहता है कि कोई भी है वो व्यक्ति किसी स्थान का उपयोग कर सकता है, उसको किसी भी तरह का विभेद नहीं होना चाहिए। 15(2) में कहा गया है। स्थान, सिनेमाघर, कार्यस्थल भी ले सकते हैं इसमें, किसी स्थान, सिनेमाघर
कार्यस्थल, सार्वजनिक स्थल, भोजनालय, सार्वजनिक स्थल, भोजनालय, कुएं, मंदिर आदि पर विभेद नहीं। आर्टिकल 15 में बात कही गई है कि कोई भी स्थान, देश के किसी भी स्थान में कोई व्यक्ति जा सकता है, घूम सकता है। उस स्थान पर अगर कोई सिनेमा घर है, कोई कार्यस्थल है, सार्वजनिक स्थल है, तो उस पर वो भी जा सकता है, घूम सकता है, देख सकता है। भोजनशाला है तो किसी भी होटल रेस्टोरेंट में जाके खाना खा सकता है। किसी भी कुएं पर खड़ा रहकर वो पानी पी सकता है, उससे पानी निकालने का अधिकार रह सकता है, और मंदिर में जाकर वो दर्शन भी कर सकता है। तो इन सभी के आधार पर भी किसी भी तरह का विभेद है वो नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा होता है तो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना जाता है। ये 15(2) के तहत किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 15(3) की। और 15(3) है वो महिलाओं के संदर्भ में विशेष बात कर सकता है कि महिलाओं को कुछ अधिकार दिए गए हैं अनुच्छेद 15(3) के तहत। अब जो महिला है तो देखते हैं कि भारत की महिलाओं की स्थिति वो शुरू से एक अलग तरह की रही है। हर महिला है वो एकदम से सामान्य स्थिति में नहीं रही है, वो असामान्य और असहज की स्थिति में रही है। तो अपन कह सकते हैं कि राज्य महिलाओं व बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध कर सकेगा। राज्य महिला या महिलाओं एवं बालकों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। और इसी के तहत देखते हैं तो अलग अलग प्रांतों में महिलाओं के लिए सरकार के द्वारा अलग अलग नीतियां बनाई जाती हैं। केंद्र सरकार भी कई बार महिलाओं के लिए नीतियां बनाने की बात करती है, और हाल ही में बात आ रही है कि लोकसभा में महिलाओं को है वो आरक्षण दिया जाए। तो ये सारी की सारी जो बात है तो आर्टिकल 15(3) के संदर्भ में कही गई है कि राज्य या सरकार महिलाओं के लिए या बालकों के लिए एक विशेष उपबंध कर सकती है, जिसमें अपन कह सकते हैं महिला आरक्षण या फिर बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा। तो ये जो दोनों पॉइंट बनते हैं वो भी इसी का हिस्सा मान सकते हैं। महिला आरक्षण एवं बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा, बालकों या फिर महिलाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा। कि राज्य को लगता है, प्रांतों को लगता है तो ये कर सकता है। ये सारा का सारा जो प्रावधान है वो आर्टिकल 15(3) के तहत दिए गए हैं। यानी महिला आरक्षण की बात की जाती है। नारी बंधन में जो भी अधिनियम भी लाया गया है वो भी कहीं न कहीं इससे ही ग्रसित मान सकते हैं। बालकों महिलाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा की बात की भी की गई, निःशुल्क शिक्षा। तो इस तरह से ये एक तरह से 15(3) का एक पॉइंट है। अनुच्छेद 15(3) में ये बातें कही गई हैं। साथ ही ये भी कहा गया है कि कोई भी ऐसा स्टेट या ऐसा प्रांत जो वहां के पिछड़े हुए नागरिक होते हैं तो उन पिछड़े हुए नागरिकों के लिए भी कुछ विशेष उपबंध कर सकता है, उनके लिए बात कर सकता है, जिसमें पिछड़े हुए व्यक्ति भी आ सकते हैं, दमित भी आ सकते हैं, शोषित भी आ सकते हैं। तो उनके लिए कुछ किया जा सकता है, उनकी उन्नति के लिए किया भी जा सकता है। तो अनुच्छेद 15(4) राज्य सामाजिक रूप से पिछड़े एससी अनुसूचित जाति, जिसको अपन अनुसूचित जाति कहे तो ठीक रहेगा, एससी और एसटी साथ में, उन्नति हेतु प्रयास की बात कर सकता है। तो ये 15(4) में बात की गई है कि राज्य है वो अपने राज्य के अंदर देखे कि सामाजिक रूप से पिछड़े हुए की स्थिति क्या है,
SC और ST की स्थिति क्या है, उनके लिए विकास की कोई योजना है, विकास के संदर्भ में कोई बात है वो कर सकता है। इस तरह से जो बात की गई है वो 15/4 में की गई है। अब हाल ही में एक 93वां संविधान संशोधन हुआ 2005 के अंतर्गत, और उसमें कहीं ना कहीं ये बात की गई है कि जो संस्थाएं होती हैं, या कह सकते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर की संस्थाएं होती हैं, उनके लिए उनमें शैक्षिक संस्थाओं में उनको छूट है वो मिलनी चाहिए, उनको लिए भी एक ऐसी बात की गई है। तो वो हाल ही में की गई है, और उसके लिए अनुच्छेद की बात करते हैं तो अनुच्छेद 15 की बात की गई है, अनुच्छेद 15(5) की बात की गई है। यानी अनुच्छेद 15(5) ये कह सकता है कि राज्य नागरिकों के लिए सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए शिक्षण संस्थानों में छूट हेतु विशेष उपबंध कर सकती हैं। तो इसके लिए जो संविधान संशोधन हुआ था वो 93वां संविधान संशोधन 2005 के द्वारा। तो इसको यहां पर कह सकते हैं कि 93वां संविधान संशोधन 2005 के द्वारा इस बिंदु को जोड़ा गया, द्वारा अनुच्छेद 15(5) को जोड़ा गया। इसे कब जोड़ा गया था, तो 2005 में जुड़ा है। ठीक है, और ये कह रहा है कि राज्य है वो नागरिकों के लिए सामाजिक व शैक्षिक रूप से राज्य सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग, राज्य सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग एवं अनुचित जातियों की उन्नति के लिए, एवं इसको शॉर्ट में कर सकते हैं SC ST की उन्नति के लिए शिक्षण संस्थानों को शिक्षण संस्थानों में छूट की बात की गई है। यानी उन शिक्षण संस्थानों का गया है कि आप उनको प्रवेश दे सकते हैं, तो शिक्षण संस्थानों में प्रवेश संबंधी छूट। और हाल ही एग्जाम में पूछा गया भी सवाल है कि कौन से संविधान संशोधन के तहत बात रखी गई है या सूची जोड़ी गई है कि शैक्षणिक संस्थानों में पिछड़े वर्ग SC ST के लिए प्रवेश के लिए है वो छूट का प्रावधान किया गया है। तो वो किया गया है आर्टिकल 15(5) में, और इसको जोड़ा गया था 2005 में, और उसके लिए संविधान का जो संशोधन हुआ था वो 93वां संविधान संशोधन था। इस तरह से ये सभी के लिए, यानी हायर एजुकेशन की बात की जाए, शिक्षण संस्थानों की बात की जाए, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं SC ST और OBC के लिए रिजर्वेशन की बात की गई है। तो यह एक अच्छा कदम है वो सरकार के द्वारा लिया गया है। और उसके साथ ही एक अभी है जो EWS, जिसको अपन कह सकते हैं इकोनॉमी वीकर सेक्शन है, वो एक नया कंसेप्ट आया है। तो उसके लिए भी संविधान में कुछ चेंजेस किया गया और उसके लिए एक अनुसूची जोड़ी गई है। तो अनुच्छेद 15(6) के तहत, और अनुच्छेद 15(6) ये कह रहा है कि जो EWS कैटेगरी के जो लोग रहते हैं, EWS में आते हैं, उनको भी 10% है उनको रिजर्वेशन मिलेगा। लेकिन और ये जो संविधान संशोधन हुआ वो 103वां संविधान संशोधन है, और इसको है वो जोड़ा गया था 2019 के द्वारा। तो ये है वो 103वां संविधान संशोधन 103वां संविधान संशोधन 2019 द्वारा जोड़ा गया। और इसका जो संबंध माना जाता है वो EWS से माना जाता है, इकोनॉमी वीकर सेक्शन। और ये भी हायर एजुकेशन के लिए 10% शिक्षण की बात, 10% रिजर्वेशन की बात करता है। इनके लिए 10% रिजर्वेशन का है वो प्रावधान किया गया है। तो इस तरह से है वो 15(6) में ये प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अनुच्छेद 16 की बात करते हैं, अवसर की समानता। अनुच्छेद 16, और ये कह रहा है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में
अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी ये बात की गई है कि भारत में जो सरकारी उपक्रम जिसको माना जाता है, लोक नियोजन माने जाते हैं, उसमें सभी व्यक्तियों के लिए, चाहे महिला है, पुरुष है, ट्रांसजेंडर है, सभी के लिए वो अवसर है वो समान रूप से उपयोगी रहेगा, समान रूप से वो प्रभावी रहता है। और ये अगर बात करते हैं तो ये केवल और केवल भारत नागरिकों के लिए मिलता है, यानी भारतीयों के लिए ही है, तो ये भारतीयों के लिए ही है। ये केवल भारतीय नागरिक के लिए लागू होता है, सभी के लिए लागू नहीं होता है, क्योंकि लोक नियोजन है वो भारत के नागरिक को ही प्रावधान करने की बात की जाती है, तो उन्हीं के लिए लागू रहता है। और ये केवल अगर इसमें कोई ऐसी चीज आती है तो बात अलग है, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं बनती है। राज्य के अधीन किसी भी पद के संबंध में कोई भी ऐसा नागरिक वो अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता, यानी वो इसकी योग्यता रखता है तो उसके लिए पात्र माना जाएगा, उसका अगर चयन होता है तो वो उसमें प्रवेश पा सकता है, उसमें जा सकता है। ये सारी की सारी चीजें रहती हैं, लेकिन कहीं कहीं अपन देखते हैं तो इसमें भी अपवाद की स्थिति मानी जाती है, कई अपवाद है। जैसे सेना में एक पद होता है मंदिरों के पुजारी के लिए, तो वहां है वो किसी जाति विशेष को लेकर योग्यता रखी गई है, तो इस तरह की अपवाद की श्रेणी मान सकती है। या ये भी कह सकते हैं कि संसद के किसी विशेष रोजगार के लिए निवास की शर्त भी आवश्यक मानी जाती है, निवास शर्त भी एक आवश्यक है, ये अपवाद की श्रेणी में आता है। संसद के किसी विशेष के लिए, किसी विशेष क्षेत्र के लिए, संसद के किसी विशेष क्षेत्र के लिए निवास की शर्त रखी जा सकती है। निवास की शर्त रखी जा सकती है। तो ये एक शर्त हो सकती है कि कोई ऐसी भर्ती, ऐसी वैकेंसी या ऐसा कोई उपक्रम हो जो किसी विशेष क्षेत्र के लिए हो, तो वहां निवास की शर्त है वो रखी जा सकती है। दूसरे अपन बात करते हैं कि नौकरियों में एक जो शब्द आता है जिसकी बहुत बहस भी चलती रहती है, उसका नाम आरक्षण। तो आरक्षण की शर्त भी वो सरकार के द्वारा रखी जा सकती है, यानी किसी स्थान विशेष को लेकर वो आरक्षण रखा भी जा सकता है, नहीं रखा भी जा सकता है। तो आरक्षण भी एक तरह से आर्टिकल 16 का अपवाद माना जा सकता है, आरक्षण की शर्त। वो एक अलग बात है कि समानता के संदर्भ में या कह सकते हैं प्रतिनिधि व्यवस्था के संदर्भ में उसको लिया जाता है, लेकिन सामान्य तौर पर ये है वो अपवाद की श्रेणी में माना जा सकता है। कोई किसी संप्रदाय का पद है तो उसके लिए भी हो सकता है, और एक ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण है तो वो भी इसका अपवाद ही माना जा सकता है। तो ईडब्ल्यूएस में 10% आरक्षण भी अपवाद की कैटेगरी में आता है। और कोई संप्रदाय की बात आती है कहीं पे, तो संप्रदाय या धर्म की बात आती है तो वो भी इसके अपवाद का विषय माना जा सकता है। तो ये अपवाद की कैटेगरी में माने जाते हैं। अब आर्टिकल 16 में ये बात कही गई है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता है, लेकिन राज्यों के संदर्भ में थोड़ा असमान की स्थिति अपन को देखी जा सकती है। लोक नियोजन में समानता की बात कही है, लेकिन राज्यों के संदर्भ की बात की जाती है तो उसके लिए पैरा बनाया है 16(2), और वो राज्यों को कहा गया है कि धर्म, स्थान या मूलवंश को लेके वो अपने अनुसार अपनी व्यवस्था को बना सकता है, कायम कर सकता है। तो ये बात भी कहीं कहीं की गई है, जिसके आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा, लेकिन कहीं इसी चीजें को मिली जा सकती है। ठीक है, तो ये तो कह रहा है कि कोई विभेद नहीं किया, जन्म, स्थान, लिंग, मूलवंश के आधार पर कोई भेद नहीं किया जाएगा, लेकिन फिर भी कहीं कहीं चीजें आ जाती हैं। इसके लिए अपन देख सकते हैं 16(3), और आर्टिकल 16(3) ये कह रहा है कि संसद राज्य, संघ राज्य में लोक नियोजन के लिए क्षेत्र निवास आवश्यक बना सकते हैं। क्षेत्र निवास आवश्यक है, इसके लिए क्षेत्र निवास आवश्यक बना सकते हैं। ये भी एक अपवाद की कैटेगरी कह सकते हैं कि क्षेत्र निवास है वो आवश्यक बना सकते हैं, आवश्यक माना जा सकता है।
आर्टिकल 16 ये कह सकता है कि राज्य है वो अपने नागरिकों के लिए आरक्षण का प्रावधान लागू कर सकती हैं, यानी अपने प्रांत के जो लोग हैं उनको फायदा मिले उनके लिए आरक्षण का प्रावधान लागू कर सकती हैं। प्रांतों में अपने नागरिकों के प्रांतों में अपने नागरिकों के लिए आरक्षण का प्रावधान भी कर सकती हैं। यानी आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि एक प्रांत का व्यक्ति किसी अन्य प्रांत में जाता है तो उसकी लिमिटेशन होती है। एक प्रांत का व्यक्ति अन्य प्रांत में जाता है तो उस प्रांत की जो सीमाएं होती है या प्रांत की जो शर्तें होती है, जैसे रिजर्वेशन या उसको जो बेनिफिट मिलने वाला है तो वो नहीं मिलता है और वो जनरल की कैटेगरी में आ जाता है या जनरल के रूप में माना जाता है। और वहां भी ये कंडीशन हो जाती है कि वहां बाहरी प्रत्याशियों के लिए एक कोटा फिक्स किया जाता है जिसको अपन आरक्षण के संदर्भ में मानते हैं। उसी कोटे के तहत उनको है वो नियुक्ति दी जाती है, उसके अलावा उनको नियुक्ति नहीं दी जा सकती है। तो आर्टिकल 16(4) ये कह रहा है कि प्रांत अपने नागरिकों के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। तो ऐसी व्यवस्था है वो आर्टिकल 16(4) में है वो दी गई है। तो इस तरह से अपन कह सकते हैं कि 16(4) है वो अपने नागरिकों के लिए है वो आरक्षण की बात कर रहा है। 16(5) ये कह रहा है कि अगर कोई धर्म से जुड़ा मामला है और धर्म संप्रदाय से जुड़ी बातें हैं तो वहां पर उसके धर्म की शर्तें वो आवश्यक हो सकती हैं, या ये कह सकते हैं कि धार्मिक मामलों में, धार्मिक संप्रदाय के मामला है, धार्मिक संप्रदाय के मामलों में धर्म को आवश्यक बनाया जा सकता है। धर्म को आवश्यक शर्त बनाया जा सकता है। तो ये भी अपने संविधान में प्रावधान है 16(5) के तहत कि ऐसा कोई भी मामला जो धर्म से जुड़ा हुआ है, धर्म के लिए उपज की हो रही है, जैसे बात कर रहे हैं कि सेना में एक पुजारी की नियुक्ति करनी है, तो ऐसी स्थिति में धर्म के संदर्भ में उसको है वो आवश्यक शर्त है वो माना जा सकता है। नेक्स्ट इसी के संदर्भ में एक नया अनुच्छेद और भी जोड़ा गया है जिसको अपन कह सकते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए जोड़ा गया है, और वो है 16(6) और ये कह रहा है कि राज्यों के संदर्भ में आर्थिक रूप से जो भी दुर्बल वर्ग हैं, इकोनॉमी वीकर सेक्शन है, उनके लिए आरक्षण का प्रावधान है और वो प्रावधान है 10%। तो ये भी था 103वां संविधान संशोधन, 103वां संविधान संशोधन जो हुआ था 2019 में लागू हुआ था, और उसमें ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान है। 10% आरक्षण की बात की गई है आर्टिकल 16(6) में। तो इस तरह से अपने जो है अवसर की समानता के संदर्भ में भी बात की जाती है कि लोक नियोजन में भारतीय नागरिकों को समानता तो है, लेकिन समानता में भी कहीं की विभेद है, वो इस तरह से उन्होंने बताया गया कि ऐसी स्थिति में उनका विभेद है वो बना रह सकता है। तो उसके लिए अपवाद भी अपन पढ़ लिए हैं कि कुछ अपवाद ऐसे होते हैं जैसे कि संसद के किसी क्षेत्र के लिए निवास शर्त आवश्यक हो सकती है, आरक्षण की बात की है। ईडब्ल्यूएस में 10% आरक्षण की बात की है, और जहां संप्रदाय की बात होती है, धर्म की बात होती है, उसके संदर्भ में धर्म को भी जोड़ा जा सकता है। तो ये जो है एक अपवाद की श्रेणी में मानी जा सकती है। और उसी के साथ अपन देखते हैं आर्टिकल 16(3), तो उसके लिए क्षेत्र निवास की शर्त है वो आवश्यक बना सकती है। क्षेत्र निवास जैसे कि बात करते हैं सिक्किम में अगर रोजगार की बात है, या जम्मू एंड कश्मीर की बात है, मिजोरम में बात है, तो वहां उन क्षेत्र निवास की शर्तों को आवश्यक माना जा सकता है, बनाया जा सकता है। प्रांतों के आर्टिकल 16(4) की बात करते हैं तो प्रांतों के लिए आरक्षण का प्रावधान है वो भी किया जा सकता है। 16(5) ये कह रहा है कि धार्मिक संप्रदाय के जहां मामले होते हैं वहां धर्म को एक आवश्यक शर्त बनाया जा सकता है। और आर्टिकल 16(6) ये कह रहा है कि ईडब्ल्यूएस वर्ग है, इकोनॉमी वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए व्यक्ति हैं, उनके लिए 10% है वो आरक्षण का प्रावधान है वो किया गया है। इस तरह से अवसर की समानता की बात की गई है।
इसी के संदर्भ में अपन आगे देखते हैं तो समानता के अधिकार में एक अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 17 जो है वो अस्पृश्यता के संदर्भ की बात करता है, अस्पृश्यता का अंत। हालांकि अस्पृश्यता क्या है इसके बारे में अभी तक कोई भी ऐसा डेफिनेशन नहीं दिया गया है। अस्पृश्यता का अंत की बात की गई है। अब इसके संदर्भ में अपन एक ही बात समझ सकते हैं कि प्राचीन समय से जो एक व्यवस्था आती थी, यानी कुछ जाति विशेष को है वो निम्न माना जाता था और उनको छूना, देखना या उनकी परछाई मात्र से है वो एक भेदभाव किया जाता है। तो उसी के अंत करने की बात की गई है कि ऐसी स्थितियां है वो नहीं उत्पन्न हो, उसी के संदर्भ में बात की गई है। और उसको संसद के द्वारा आर्टिकल 35 क में एक शक्ति दी गई है कि वो अपराध के लिए दंड विहित करे, दंड बनाए हैं, तो वो शक्ति दी गई है अनुच्छेद 35 क के तहत। क में धारा 11, अनुच्छेद 35 क में 11 के तहत संसद को शक्ति दी गई है। हालांकि नियम बनाने का काम संसद ही करती है, तो संसद को शक्ति दी है कि वह विधि का निर्माण करे, दंड विधि का निर्माण करे। यानी संसद को यह कहा गया है आर्टिकल 35 की 11 के अनुसार कि यदि कोई अस्पृश्यता के संदर्भ में कोई बात बनती है, अस्पृश्यता की कैटेगरी में आते हैं, तो संसद उसके लिए दंड विधित करे, दंड का निर्माण करे और उसको दंड को है वो लागू किया जा सकता है। इस तरह से ये संसद को अधिकार दिया गया है। अब 1976 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम है वो बना था, या कह सकते हैं कि उसमें कुछ चेंजेस किया, या ये यानी अस्पृश्यता अधिनियम की जो बात की गई तो सबसे पहले तो की गई थी 1955 में अस्पृश्यता अधिनियम बना, और इसी में जो बदलाव किया गया वो किया गया था 1976 में। ठीक है, तो 1955 में अस्पृश्यता अधिनियम बना था और उसमें 1976 में उसको है बदलाव किया गया, और बदलाव करके एक नया नाम दे दिया नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम। बदलाव करके नया नाम दिया नागरिक अधिकारों की रक्षा। नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम। इस तरह से आर्टिकल 17 को है वो प्रभावी बनाया गया। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता के लिए संसद को शक्ति दी गई है अनुच्छेद 35 क 11 के तहत, और उसमें कहा गया है कि अगर देश में कोई ऐसी स्थिति बनती है तो संसद उसके संदर्भ में नियम बनाए, कानून बनाए और उस कानूनों को लागू करे, और लागू करके देश की व्यवस्था को सुचारू बनाया जा सकता है। उसके लिए अपने देश में एक व्यवस्था जो है वो पहले से बनी हुई थी, उसका नाम है अस्पृश्यता अधिनियम, और वो बना था 1956 में, और उसी को है वो उसके कानून में थोड़ा सा बदलाव कर दिया और 1976 में एक नया नाम दे दिया, उसका नाम दे दिया नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम। इस तरह से वर्तमान में जो नाम माना जाता है वो ये नाम है नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम। तो वर्तमान में हाल ही में ये नाम चल रहा है नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम। तो इस तरह से आर्टिकल 17 है वो उपाधियों के अंत की बात करता है, सॉरी आर्टिकल 17 है वो अस्पृश्यता की बात करता है। नेक्स्ट अपन डिस्कस कर रहे हैं उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, पहले अगर अपन देखा जाए प्राचीन काल में तो देश में कोई भी व्यक्ति है वो अपने पद के अनुसार, अपनी कह सकते संप्रभुता के अनुसार है वो अलग अलग नामों के आगे उपाधि लगाते थे। अंग्रेजों ने भी कई व्यक्तियों को उपाधियां दी, राजा महाराजाओं ने भी कई व्यक्तियों को उपाधियां दी, संतों को भी उपाधियां दी। ये सारी जो उपाधियां थी वो अपने अपने लाभ, निजी लाभ के लिए कह सकते हैं, या अपनी
उसकी प्रसिद्धि को पाने के लिए, प्रसिद्धि को फैलाने के लिए वो दी गई थी। जैसे कि कह सकते हैं संत शिरोमणि, श्री 1008, 10,008, महाराजा, महाराजाधिराज। तो ये जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो उपाधियों की श्रेणी में किया जाता है। परम भट्टारक, भट्टारक, परमेश्वर, तो ये उपाधियां जो है वो लोग है वो अपने नामों के आगे करते रहते थे। लेकिन संविधान के लागू होने के बाद इन सभी उपाधियों का है वो अंत कर दिया गया है और आर्टिकल 18 ये कहता है कि भारत का कोई भी नागरिक इन उपाधियों का प्रयोग नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति अपने नाम के आगे, नाम के पीछे किसी भी उपाधि का प्रयोग करता है तो उसको कानूनन है वो कार्रवाई की जा सकती है, उसको दंड का प्रावधान है। लेकिन केवल और केवल 2 उपाधियां हैं वो वैलिड है और वो है शिक्षा व सेना की। शिक्षा व सेना की उपाधियां हैं वो वैलिड मानी गई हैं और उसमें अगर किसी व्यक्ति ने शिक्षा में जैसे कि पीएचडी करके नाम के आगे डॉक्टर लगा रहा है, या सेना में अगर कोई मानक उपाधि दी जाती है उसको कर्नल की उपाधि है, सेनापति की उपाधि है, तो ये सूबेदार की उपाधि है, वो सारी की सारी उपाधि है वो नाम के आगे है वो लगाई जा सकती है, उनका प्रयोग वो कर सकता है। इस तरह से ये सारी की सारी बात की गई है। तो आर्टिकल 18(1) में ये कहा गया है कि शिक्षा व सेना की उपाधियां है वो मान्य मानी जाएगी। इसके लिए 18(1) की बात की जाती है। शिक्षा व सेना की उपाधियों के अलावा अन्य पर प्रतिबंध किया गया। शिक्षा व सेना की उपाधियों के अलावा अन्य उपाधियां प्रतिबंधित। अन्य उपाधियां प्रतिबंध की गई हैं। आर्टिकल 18(1) ये कह रहा है कि शिक्षा व सेना की उपाधियां वो वैलिड है, उसका नाम के आगे पीछे यूज किया जा सकता है, लेकिन इसके अलावा जो भी उपाधियां रहेगी उस पर प्रतिबंध लगता है, लगाया जाता है। अब आर्टिकल 18(2) ये कह रहा है कि कोई भी ऐसा नागरिक जो भारत का है लेकिन वो विदेश में रह रहा है और विदेश में उसने कोई उपाधि धारण कर ली गई है तो वो राष्ट्रपति के बिना उस उपाधि को ग्रहण नहीं कर सकता, स्वीकार नहीं कर सकता। आर्टिकल 2 के साथ यानी कोई भी भारतीय नागरिक राष्ट्रपति के बिना विदेशी उपाधियों को ग्रहण नहीं कर सकता या सहमति के बिना उसको स्वीकार नहीं कर सकता। भारतीय नागरिक राष्ट्रपति की सहमति के बिना भारतीय नागरिक राष्ट्रपति की सहमति के बिना विदेशी उपाधि ग्रहण या स्वीकार नहीं कर सकता। आर्टिकल 18(2) कहता है कि कोई भी भारतीय नागरिक है वो विदेश में रह रहा है या विदेश से उसका अगर अच्छा संबंध है तो भी वो कोई उपाधि है वो ऐसी ग्रहण नहीं कर सकता, उसके लिए राष्ट्रपति से परमिशन लेना बहुत ही आवश्यकता है। अब आर्टिकल 18(3) भी एक शर्त रख रहा है और वो ये कह रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो विदेशी है और भारत की सेवा में है, या ये कह सकते हैं कि विदेशी है वो भारत में है और भारत के द्वारा अगर उसको उपाधि दी जाती है तो फिर उसके लिए राष्ट्रपति की परमिशन आवश्यक है। या सीधे शब्दों में अपन कहें तो कोई भी भारत का नागरिक विदेश से उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता और कोई भी विदेशी नागरिक चाहे वो भारत में सरकारी सेवा में है या नहीं है वो भारत की उपाधि को ग्रहण नहीं कर सकता। तो विदेशी है उसके लिए भी परमिशन की जरूरत है राष्ट्रपति की। कोई भी विदेशी नागरिक भारतीय राष्ट्रपति के बिना
कोई भी विदेशी नागरिक भारतीय राष्ट्रपति के बिना उपाधि धारण नहीं करेगा। यानी दोनों तरह से एक ही शर्त है कि चाहे वो विदेश में कोई नागरिक है और भारत का है और उपाधि लेना चाहता है तो भी राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है, और कोई विदेशी नागरिक यदि भारत में है तो उसको भी राष्ट्रपति की अनुमति लेना, परमिशन लेना आवश्यक है, तभी उस उपाधि का वो उपयोग कर सकता है। तो ये दोनों ही बातें हैं वो आर्टिकल 18(2) और 18(3) के संदर्भ में स्पष्ट तौर से लिखी गई हैं। साथ ही साथ ये कही गई है कि कोई भी ऐसा नागरिक जो भारत का नागरिक है और किसी लाभ या विश्वास के पद पर है और ऐसी स्थिति में यदि कोई विदेश से भेंट स्वीकार करता है तो भेंट भी स्वीकार्य नहीं है, उसके लिए भी उसको राष्ट्रपति से परमिशन लेनी जरूरी है, और उसके लिए आर्टिकल 4 है वो बना हुआ है। आर्टिकल 4 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत के किसी लाभ या विश्वास के पद है, कोई भी व्यक्ति भारत के किसी लाभ या विश्वास के पद पर है तो वह राष्ट्रपति के बिना, राष्ट्रपति की सलाह के बिना या राष्ट्रपति की अनुमति के बिना भेंट स्वीकार नहीं करेगा। भारत का नागरिक किसी लाभ या विश्वास के पद पर है तो वह राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई भी भेंट है वो स्वीकार नहीं करेगा। ये प्रावधान है वो आर्टिकल 18(4) में स्पष्ट रूप से उल्लेखित दिया गया है। इस तरह से ये संदर्भ में बात की जाती है। अब इसी के संदर्भ में अपन देखते हैं तो भारत में पुरस्कार दिए जाते हैं और कई व्यक्ति विशेषों ने उन पुरस्कारों को है वो एक उपाधि के तौर पर नाम मान लिया गया और उन्होंने अब उस पुरस्कारों का संबंध जो है वो अपने नाम से साथ जोड़ दिया। तो इसके संदर्भ में भी है वो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है और उसमें ये कहा गया है कि ये पुरस्कार है वो केवल पुरस्कार है, इसका उपाधियों से कोई संबंध नहीं है, या ये कह सकते हैं कि ये कोई उपाधि नहीं है, तो इनको उपाधि अपन नहीं मान सकते हैं। ठीक है। और पुरस्कारों की घोषणा की बात करते हैं तो इसकी हुई थी 1954 में, 1954 में पुरस्कारों की घोषणा की गई थी और भारत सरकार ने इसकी शुरुआत की गई थी, जिसमें 4 पुरस्कार आते हैं। सर्वश्रेष्ठ माना जाता है भारत रत्न, देन फिर अपन कह सकते हैं पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। और इसी के संदर्भ में ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कही कि आर्टिकल 18 का ये उल्लंघन नहीं है। इस तरह से ये बात की जाती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार और स्वतंत्रता के अधिकार के संदर्भ में अपन देखते हैं तो इसमें अनुच्छेद आते हैं 19 से लेके 22 तक। ये स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। इसमें अपन बात कर रहे हैं अनुच्छेद 19 की है। अब जब स्वतंत्रता की बात आती है तो व्यक्ति ये मानता है कि मैं स्वतंत्र हूं। स्वतंत्र किस मायने में? तो आर्टिकल 19 ये कहता है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वर्तमान में इस वाक का मतलब होता है बोलना, अभिव्यक्त करना, यानी आप बोल सकते हैं, अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। ये स्वतंत्रता है वो आर्टिकल 19 के संदर्भ में दी गई है। हालांकि आर्टिकल 19 में आपने को मूल रूप से 7 स्वतंत्रता दी गई थी, लेकिन उसके बाद देखा गया है कि उसमें से 44वें संविधान संशोधन के द्वारा
एक संपत्ति की खरीदने की जो अधिकार था उसको हटा दिया गया था, उसको हटा के तो वर्तमान में बात करते हैं तो 6 अधिकार है अपने पास में। तो वर्तमान में 6 स्वतंत्रता के अधिकार प्राप्त हैं। यानी भारतीय नागरिकों को 6 तरह की स्वतंत्रता के अधिकार है वो प्राप्त हैं, 6 तरह की स्वतंत्रता प्राप्त हैं। कौन कौन सी 6 तरह की, तो उसको अपन समझते हैं 19(1)(a) के तहत। 19(1) या ए, उसके तहत कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को अपना जो विचार है वो प्रकट करने की स्वतंत्रता है, विचार की स्वतंत्रता है, विचारों को प्रसारित करने का अधिकार है, वो अपने विचारों को फैला सकता है। और उसमें एक चीज इंपॉर्टेंट आती है, वो आती है प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता यानी प्रेस को यह अधिकार है कि वह व्यक्तियों के संदर्भ में, सरकार के संदर्भ में कुछ ऐसे विचार है वो उनको है वो पब्लिश कर सकती हैं, न्यूज़पेपर में दे सकती है। तो उसको अपन 19(1) के तहत कह सकते हैं, प्रेस की स्वतंत्रता की बात की जा सकती है। कोई भी भारतीय नागरिक व्यवसाय कर रहा है तो उसको व्यवसायिक क्षेत्र में भी अधिकार है, तो उसको व्यवसाय में व्यावसायिक उसको एडवर्टाइजमेंट करने का भी अधिकार है। तो व्यवसायिक एडवर्टाइजमेंट का अधिकार है, एडवर्टाइजमेंट को अपन कह सकते हैं विज्ञापन, तो व्यावसायिक विज्ञापन का अधिकार है, उसको व्यावसायिक विज्ञापन का अधिकार है उसको। सॉरी, इसको थोड़ा मैं दूसरे तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं। पहले अपन बात करते हैं तो वर्तमान में 6 तरह की स्वतंत्रता, उसको थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। भारतीय नागरिक को 6 तरह की स्वतंत्रता जो दी गई है उसको अपन समझ सकते हैं। इसको अपन सिंबली कह सकते हैं घूमने की स्वतंत्रता, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता, रोजगार की स्वतंत्रता, भारत का नागरिक पूरे भारत में कहीं पर भी रोजगार कर सकता है, निवास कर सकता है, घूम कर सकता है, संघ में सम्मिलित होने की स्वतंत्रता, संघ या समिति बनाने की स्वतंत्रता, संघ या समिति बनाने की स्वतंत्रता, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ही है, उसको वापस लिख सकते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो भारतीय नागरिकों को जो 6 तरह की स्वतंत्रता दी गई है, पहले 7 थी, संपत्ति को खरीदने रखने की स्वतंत्रता भी थी, लेकिन वर्तमान में उसको है वो हटा दिया गया है। और प्रेजेंट टाइम में अपन देखते हैं तो 6 तरह की स्वतंत्रता उसको दी गई है। तो 6 तरह की स्वतंत्रता ये है कि उसको घूमने की, भारत का नागरिक पूरे भारत में स्वतंत्र रूप से घूम सकता है, अपने परिवारजनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ आराम से घूम सकता है। हालांकि ये ध्यान रखने वाली बात है, घूमने का मतलब घूमना नहीं है, जहां पे भी जाए उनके नियमों का पालन करते हुए घूमे तो वो घूम सकता है। निवास की स्वतंत्रता, भारत का नागरिक जम्मू से लेकर कश्मीर तक और इधर मणिपुर, मिजोरम से लेकर गुजरात, महाराष्ट्र तक, वो कहीं पर भी अपने रोजगार के क्षेत्र के लिए जा सकता है और वहीं पर निवास भी बना सकता है। उसके लिए निवास के लिए अलग से परमिशन लेने की, परमिट लेने की या इस तरह की कोई स्थिति नहीं रहेगी, तो उसको निवास की स्वतंत्रता। साथ ही पूरे भारत में वो रोजगार कर सकता है। रोजगार के संदर्भ में बात करें तो वो चाहे वो किसी तरह का रोजगार है, वो सरकार के द्वारा मान्य हो या सरकार उसकी परमिशन देती है, ऐसे रोजगार को करने की उसको स्वतंत्रता रहेगी, वो रोजगार कर सकता है। वो जिस रोजगार से है, जिस कार्य से है, और उससे अगर कोई संघ बना हुआ है तो वो संघ में सम्मिलित भी हो सकता है या अलग से स्वयं संघ या समिति भी बना सकता है, उसकी भी स्वतंत्रता उसको प्रदान की गई है।
और साथ ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उसको हर जगह मिली हुई थी, यानी अपने ऐसे कोई सार्वजनिक मंच है, उस मंचों पर जाकर वो अपने अभिव्यक्ति को है वो प्रस्तुत कर सकता है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी उसको है वो प्रदान की गई है। तो ये है भारतीय नागरिकों को है वो अधिकार दिया गया है। अब अपन बात करते हैं कि आर्टिकल 19(1)(a) में क्या बात की गई है, तो अपन समझ सकते हैं अनुच्छेद 19(1) या ये कह सकते हैं, इसमें अपन बात की है और इसमें इन्होंने कहा गया है प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस का मतलब यह है कि प्रेस रिपोर्टर जो भी होते हैं, चाहे वो टीवी पत्रकार हो, मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो या न्यूज़पेपर वाले हैं, उनको है वो स्वतंत्र किया गया है। और ये एक जो है प्रेस है वो अपने सरकार का एक चौथा स्तंभ माना जाता है, मजबूत स्तंभ कह सकते हैं, और इसलिए उनको स्वतंत्र किया जाता है कि वो विचार है वो किसी के वो पब्लिश कर सकता है। साथ में व्यावसायिक विज्ञापन की भी स्वतंत्रता दी गई है, वो इसी के संदर्भ में है कि कोई व्यक्ति व्यवसाय कर रहा है तो व्यावसायिक विज्ञापन भी कर सकता है, व्यवसाय के संदर्भ में विज्ञापन कर सकता है। व्यावसायिक विज्ञापन की बात की गई है कि वो अपना प्रसार भी कर सकता है। अब वर्तमान में अपन देखते हैं तो मोबाइल फोन की बात करें, मोबाइल फोन है वो प्रत्येक व्यक्ति के जेब में माना जाता है और इसके संदर्भ में बहुत सारी चीजें भी चलती रहती है। कोई है उसको है वो मिसयूज ना कर जाए, तो उसके लिए भी एक है वो निजता का अधिकार के तहत कह सकते हैं कि फोन टैपिंग का जो मामला है वो भी विरुद्ध किया गया है, वो स्वतंत्रता के अधिकार की श्रेणी में माना जा सकता है। यानी ये कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था किसी भी व्यक्ति के फोन को टैप नहीं कर सकता है, फोन टैपिंग के विरुद्ध है वो अधिकार दिया जाता है। फोन टैपिंग का मतलब होता है उसको रिकॉर्ड करना, यानी किसी व्यक्ति की बिना अनुमति, यानी उसको जानकारी नहीं है और उसको किया जाता है तो उसको कहा जाता है फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार। तो ये भी है वो नागरिकों को प्रदान किया गया है। फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार है वो भी दिया गया है। कोई भी व्यक्ति किसी के फोन को है वो टैप नहीं कर सकता, इसका मिसयूज नहीं कर सकता है। ठीक है, साथ ही विचारों को प्रसारित करने का अधिकार तो प्रसारित भी कर सकता है। कभी कभी देश में एक बंद होने का आयोजन किया जाता है, जैसे कभी आपने न्यूज सुनी होगी कि आज भारत बंद है, आज फला राज्य बंद है, आज हम ये बंद कर रहे हैं। तो जो बंद करने का है वो भी एक तरह से जिसको अपन हड़ताल भी कह सकते, तो लेकिन वो उसके खिलाफ अधिकार दिया गया। तो यह बंद के खिलाफ अधिकार की बात की कि ऐसा नहीं किया जा सकता, आप मनचाही चीजों को बंद नहीं कर सकते, तो बंद के खिलाफ अधिकारी है। आपको हड़ताल का अधिकार है लेकिन उसके लिए सरकार से परमिशन लेनी होती है, ऐसा कर सकते हैं कि आप मनचाही स्थितियों को लेकर कार्यों का बहिष्कार या कोई भी बंद है वो नहीं कर सकते, बंद के खिलाफ माना जाता है। इसी के संदर्भ में अपन कह सकते हैं कि सूचना का अधिकार भी है। हालांकि सूचना का अधिकार आरटीआई के तहत माना जाता है, लेकिन इसी में अपन को अधिकार दिया जाता है कि आप कोई भी सूचना पाने का अधिकार भी है, तो सूचना का अधिकार भी है अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत माना जाता है सूचना का अधिकार। ये भी इसी का भाग माना जाता है, यानी भारत का जो नागरिक है उसको किसी से भी या संबंधित विभाग की संस्था की कोई जानकारी की जरूरत होती है तो वो आरटीआई के तहत सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत उसको जानकारी पाने का पूरा अधिकार रहता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रदर्शन को विरोध का अधिकार, जिसको भी हमने बोला था कि हड़ताल यानी प्रदर्शन आप कर सकते हो, विरोधी दर्ज करवा सकते हो, तो वो भी आपको अधिकार है लेकिन उसकी परमिशन आवश्यक है। प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार, चाहे विरोध आप सरकार के खिलाफ हो, किसी व्यक्ति के खिलाफ हो, किसी संस्था के खिलाफ भी हो सकते हैं, उसके लिए प्रदर्शन भी कर सकते हो, तो प्रदर्शन विरोध का अधिकार है। ये प्रदर्शन सरकार के सामने हो सकता है, सरकार के पीछे हो सकता है, या ये कह सकते हैं कहीं पे भी धरना प्रदर्शन वो सरकार की परमिशन के आधार पर दिया जा सकता है। तो ये प्रदर्शन विरोध का अधिकार भी है, वो आर्टिकल 19(1)(a) के तहत है वो अपने को दिया जाता है। नेक्स्ट अनुच्छेद 19(2), अनुच्छेद 19(2) की बात कर रहे हैं। अनुच्छेद 19(2) और अनुच्छेद 19(2) ये कहता है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कर रहा है कि आपको अपने विचारों को प्रकट करने की बात है। वाक एवं
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आप भारतीय नागरिक हैं तो आप अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हो, बोल सकते हो। वाक एवं अभिव्यक्ति के संदर्भ में ये स्वतंत्रता दी जाती है। हालांकि इसमें कभी कभी सरकार के द्वारा है वो प्रतिबंध लगाया जा सकता है। सरकार को यदि लगता है कि इससे सरकार को खतरा है, राज्य को खतरा है, राज्य की एकता व अखंडता पर अगर कोई ऐसा खतरा मंडाता हुआ प्रतीत होता है तो उसको कुछ समय के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है। इसमें ये थोड़ी सी बात जरूरी रहती है। ठीक है, तो उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है सरकार के द्वारा। अब प्रतिबंध कब लगाया जा सकता है? प्रतिबंध लगाया जा सकता है, यानी ये भी कह सकते हैं कि धारा 144 वगैरह होती है तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो कुछ समय के लिए है वो प्रतिबंधित हो सकती हैं। और प्रतिबंधित लगाया जा सकता है यदि देश की एकता व अखंडता पर खतरा हो, राज्य की सुरक्षा की बात हो, विदेशी राज्य की सुरक्षा की बात हो, सार्वजनिक आदेश की बात हो या किसी अपराध में संलग्नता हो तो इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यानी एक देश की एकता व अखंडता को खतरा नहीं होना चाहिए, देश की एकता व अखंडता पर खतरा हो, देश की एकता व अखंडता पर खतरा होने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसको प्रतिबंधित किया जा सकता है। नेक्स्ट, इसी के संदर्भ में हम बात करते हैं कि राज्य दो आधार पर वाक एवं अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, भारत की एकता और लोक व्यवस्था के हित में। तो वही एक बात होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुच्छेद 20 की। अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 अनुच्छेद 20 ये कहता है अपराधी के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात करता है। अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 20। ये अगर अपन देखा जाए तो व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध अपराध के संबंध में मनमाने व अतिरिक्त दंड से संरक्षण प्रदान करता है। यानी कोई व्यक्ति है वो अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में उसको जबरदस्ती पुशअप नहीं किया जा सकता है कि आपको ये कहना ही कहना पड़ेगा या आप इसके संबंध में अपना अपराध है वो स्वीकार करो। तो ऐसी जो अगर स्थिति बनती है तो उसके संबंध में वो प्रोटेक्शन की बात करता है, संरक्षण की बात करता है आर्टिकल 20। तो ये है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 21 की। अनुच्छेद 21 जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार की बात कर रहा है। जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार यानी व्यक्ति को जीवित रहने का अधिकार की बात कर रहा है कि एक व्यक्ति है वो इस दुनिया में आ सकता है, जन्म ले सकता है, लेकिन वह अपने अनुसार या उन अधिकारों का दुरुपयोग करके इस दुनिया से अलविदा नहीं हो सकता। ये कह सकते हैं कि स्वयं के लिए अगर वो मरना भी चाहे तो भी वो है वो गलत माना जा सकता है, वो कानूनी रूप से दंडनीय है, एक तरह से
गलत मान सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी व्यक्ति है वो अपने जीवन को जीने के लिए अधिकारों की बात करता है। हालांकि जीवन को जीने के लिए सांसों की जरूरत नहीं होती, जीवन के लिए जो संबंधित संसाधन होते हैं उन सभी संसाधन, जैसे कोई व्यक्ति है वो कोई भी रोजगार कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है, चाहे वो निजी क्षेत्र में व्यवसाय कर रहा है, चाहे वो कृषि कर रहा है, तो उसको उन सभी के साथ एक सम्मान पूर्वक जीने का जो अधिकार देता है वो आर्टिकल 21 देता है। तो ये आर्टिकल 21 है वो समानता के साथ जीने की बात कर रहा है कि इसमें है वो किसी, और एकमात्र ये अधिकार है वो किसी भी स्थिति में, चाहे वो धारा कौन सी भी लगी हो, किसी भी हो, इसको कभी भी है वो निलंबित नहीं किया जा सकता। ये अनिलंबित आर्टिकल है, अनिलंबित करने वाली चीजें हैं, अनिलंबित अनुच्छेद हैं ये, क्योंकि व्यक्ति को जीने का अधिकार है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति किसी ने देश के खिलाफ ऐसा कोई काम किया है, जासूसी के खिलाफ किया है, या फिर एक आतंकवादी गतिविधियों में संलग्न रहा है और वो पकड़ा जाता है और कोर्ट की व्यवस्था के द्वारा, न्यायपालिका की व्यवस्था के द्वारा अगर वो मुजरिम माना जाता है और उसे फांसी की सजा दी जाती है तो वो एक सजा मानी जाती है, लेकिन वो आर्टिकल 21 का उल्लंघन नहीं कर सकता, उसको जीवन के जीने से वो कोई भी व्यक्ति वंचित नहीं कर सकता है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने आर्टिकल 21 को संविधान का मेरुदंड कहा है कि संविधान की वो चीज है जिसके बिना संविधान का आधार भी है वो नहीं हो सकता है। तो इसको संविधान का मेरुदंड और संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा है। तो इसी को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का मेरुदंड कहा है, मेरुदंड एवं संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा है। संविधान का मैग्ना कार्टा का यानी एक ऐसी व्यवस्था है आर्टिकल 21 जो व्यक्ति को जीने के लिए, व्यक्ति को अपने कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है और ये जीवन जीने के अधिकारों की बात करता है। इसीलिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इसको संविधान का मेरुदंड की संज्ञा दिया गया है, संविधान का मैग्ना कार्टा भी दिया गया है और इसको किसी भी स्थिति में है वो निलंबित नहीं किया जा सकता, निलंबित करने का अधिकार है वो इसमें नहीं है। और इसी के संदर्भ में एक चीज जुड़ी रहती है और वो है अनुच्छेद, जो कि काफी समय बाद जोड़ी गई, जिसको अपन कह सकते हैं शिक्षा का अधिकार, और वो 21 क के तहत माना जाता है, 21 क माना जाता है। तो उसको अपन कह सकते हैं अनुच्छेद 21 क, और ये है शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। यानी पहले है वो शिक्षा है वो केवल अधिकार के संदर्भ में नहीं मानी जाती थी, अभी वर्तमान में वो शिक्षा को भी ये शिक्षा का अधिकार माना जाता है कि प्रत्येक भारत के नागरिक को शिक्षा पाने का अधिकार है। और ये जो अधिकार है वो 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत हुआ और ये जो लागू हुआ था वो हुआ था 2009 में हुआ, और उसके बाद 1 अप्रैल से ये 1 अप्रैल 2010 से पूरे भारत में वो लागू किया गया है। और उसके तहत है बहुत ही बड़ा क्या कर दिया, चेंजेस कर दिया गया है कि शिक्षा एक ऐसी चीज है जो प्रत्येक के लिए अनिवार्य है और इसको करना जोड़ा गया। हालांकि इसमें जो बात की गई है वो प्रारंभिक शिक्षा की बात की गई है कि प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य है और प्रारंभिक शिक्षा पर जोर दिया गया है इसमें, जिसमें साथ में ये भी कहा गया है कि माता पिता का ये कर्तव्य रहेगा कि वो 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य रूप से स्कूल भेजे। राज्यों का कर्तव्य रहेगा कि वो बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करे, और बालकों का ये अधिकार रहेगा कि वो प्रारंभिक शिक्षा 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए उत्तरदायी रहेगा। वो 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करेगा और वो निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करेगा। उसके लिए राज्य सरकार है वो सारा का सारा खर्च वहन करेगी। हालांकि निजी क्षेत्र में अगर वो प्रवेश पाता है, पढ़ता है, तो उसके लिए अलग कंडीशन होती है, लेकिन सरकारी जो विद्यालय होते हैं उसके लिए उसको निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान की बात की गई है।
इस तरह से इसमें की। अब इसी के संदर्भ में बात आती है इंटरनेट की बात। हालांकि आज की सुविधा है वो इंटरनेट पर टिकी रहती है और इंटरनेट से ही है वो शिक्षा व्यवस्था कहीं के आगे जा रही है। हालांकि शिक्षा है वो इंटरनेट पर आधारित है, इस पर पूरी है वो इंटरनेट है वो शिक्षा पर आधारित नहीं है। तो इंटरनेट को भी है वो निजता के अधिकार के तहत एक शिक्षा के अधिकार में उनको माना गया है, ये भी शिक्षा के अधिकार का एक भाग है, इसको शिक्षा के अधिकार के तहत में उसको जोड़ा गया है। तो इस आर्टिकल 21 के तहत संविधान में जो संशोधन हुए या संविधान में जो जगह दी गई है वो 3 जगह दी गई है। एक तो 21 में दी गई है, एक अनुच्छेद 45 में दी गई है और अनुच्छेद 51 में एक 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया है और इस तरह से तीनों का है वो प्रतिबंधित किया गया है। 21 का बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार की बात कर रहा है, शिक्षा का अधिकार की बात कर रहा है। 45 राज्यों के लिए निर्देश दिया जाता है कि राज्य है वो शिक्षा की बात, शिक्षा के लिए व्यवस्था करे। राज्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करें, तो राज्य के लिए प्राथमिक शिक्षा की बात की गई है और इसमें माता पिता या अभिभावक के लिए कर्तव्य बनाया गया है कि उनको अपने बच्चों को 6 वर्ष का बालक है तो 6 वर्ष के बालक को इनको मुख्य रूप से स्कूल भेजना है, उसको घर पे नहीं रखना है और 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बालकों को अनिवार्य रूप से शिक्षा देनी जरूरी हो गई है। तो ये जो है वो 21 के तहत है व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 22 की। अनुच्छेद 22 और अनुच्छेद 22 है वो गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण की बात करता है। गिरफ्तारी से निरोध या बचाव संरक्षण। आर्टिकल 22 गिरफ्तारी से निरोध संरक्षण या निरोध बचाव संरक्षण की बात करता है। अब इसमें क्या होता है कि जो गिरफ्तार किया जाता है, कोई भी व्यक्ति कानूनी रूप से कोई ऐसा कृत्य किया जाता है तो उसको कानूनी रूप से उसको गिरफ्तार किया जाता है, उस गिरफ्तारी के संदर्भ में बात की जाती है। और गिरफ्तारी होती है वो 2 तरह की होती है, एक तो दंड विषयक के रूप में और एक निवारक के रूप में होते। गिरफ्तारी होती है वो 2 तरह की होती है, दंड विषयक और दूसरी होती है वो निवारक। 2 तरह की गिरफ्तारी मानी जाती है, दंड विषयक और है वो निवारक मानी जाती है। अब दंड विषयक को अपन ये कह सकते हैं कि कठोर होती है तो भी अपन को अतिशयोक्ति नहीं होती है, कठोर के रूप में मानी जाती है। और इसमें कोई अपराधी अपराध करने के बाद उसको गिरफ्तार किया जाता है तो उसके लिए प्रावधान रहता है कि उसको 24 घंटों के अंदर 24 घंटों के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए, या ये कह सकते हैं कि 24 घंटों से अधिक उसको है वो अपने कस्टडी में नहीं रखा जा सकता, उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना आवश्यक माना जाता है। दूसरा, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है और जो करने वाले हैं तो उस गिरफ्तार करने की स्थिति में उसको गिरफ्तार करने के जो प्रमुख कारण माने जाते हैं कि इस कारण से इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है, वो सारे के सारे कारण उस स्वयं को या उसके परिवार को या उसके मुवक्किल या वकील को बताने आवश्यक होते हैं। बिना किसी कारण के उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, करना उचित नहीं है। दूसरा, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया और उसने कैसा भी जुर्म किया है लेकिन फिर भी वो अपने बचाव के लिए अपने मुवक्किल, अपने पसंद के वकील है वो कर सकता है और वकील के द्वारा अपने पक्ष रखकर वो अपना बचाव कर सकता है, तो ये सारी की सारी आती है वो दंड विषयक या कठोर की श्रेणी में मानी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, निवारक की बात करते हैं। तो इसमें ये होता है कि इसमें कोई सुनवाई नहीं दी जाती है और अदालत में कोई ऐसी सुनवाई जैसी बात ही नहीं आती है और अदालत के द्वारा उसको एक चेतावनी के तौर पे अदालत में उसको दोषी ठहराया जा सकता है कि भी आपने ऐसा किया है और उसके लिए सजा रह सकती है। और ऐसा जो किया जाता है, निवारक जो किया जाता है, निवारक के पीछे ये रहता है उद्देश्य कि अन्य व्यक्ति इस तरह की कोई भी घटना, इस तरह का कोई जुर्म, इस तरह की कोई कार्रवाई, इस तरह का कोई
नियम है वो अपने हाथ में लेके इस तरह की स्थिति पैदा नहीं करे, वो अन्यों के लिए एक चेतावनी देना माता है, इस तरह से वो निवारक के रूप में माना जाता है। अब दंड विषय की बात की जाती है तो कोई व्यक्ति ऐसा जो जासूसी के रूप में या कह सकते हैं टेररिस्ट के रूप में पकड़ा जाता है, तो उसको एक भारतीय अपराधी को जो भी राइट्स रहते हैं वो नहीं रहते हैं, और उसको है वो किस तरह की कोई ऐसी सुविधा नहीं दी जाती है। ठीक है, तो इस तरह से है वो दंड विषयक है वो, और एक जो निवारक है वो दो तरह की गिरफ्तारी के संदर्भ में उसको बचाव किया जा सकता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आर्टिकल 23 की, और वो जब उसके बाद अपन बात करते हैं कि संदर्भ में कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ये जो अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, वो पहला है समानता, फिर स्वतंत्रता, और तीसरे अधिकारों की बात की जा रही है वो तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी शोषण है वो नहीं होने देना, शोषण को रोकना है। तो इसके संबंध में दो अनुच्छेद है वो प्रभावी है, अनुच्छेद 23 व 24। तो हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 23 की, अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 23 ये कहता है कि बलात्श्रम का विरोध कर रहा है। ये बलात्श्रम का प्रतिबंध कह सकते हैं, प्रतिषेध कह सकते हैं, एक ही बात है। बलात् का मतलब होता है बलपूर्वक या जबरदस्ती। अपने देश में कुछ ऐसी व्यवस्था रही है जो जबरदस्ती या बलपूर्वक के रूप में मानी जाती है, जैसे बलपूर्वक कह सकते हैं। उस बलपूर्वक में क्या था, जैसे जमींदारी व्यवस्था के रूप में किसी किसानों का या मानवों का जबरदस्ती काम करवाना बलात्श्रम की श्रेणी में माना जा सकता है, या महिलाओं को खरीदी के रूप में उनको खरीदना, बेचना, उनका व्यापार करना, वो भी बलपूर्वक के संदर्भ में आता रहता है। बच्चों का भी बेचना या बेचान करना या उनका काम करवाना, वो भी इसमें आता है। और भारत में कुछ ऐसी प्रथा भी प्रचलित रही है जिसमें आती है देवदासी प्रथा और दास प्रथा, तो वो सभी है वो बलात् श्रेणी के संदर्भ में आती हैं, और इन सब का है वो प्रतिबंधित है वो किया गया है कि ऐसा कोई भी काम है वो नहीं करना चाहिए, और करता है तो उसके संदर्भ में कानून के खिलाफ है वो कार्रवाई की जा सकती है। नेक्स्ट अनुच्छेद 24, और अनुच्छेद 24 ये कहता है कि कारखानों में जो हैजार्ड के काम होते हैं, हैजार्ड मतलब बहुत ही खतरनाक किस्म के जो काम होते हैं, उसमें बच्चों को है वो काम नहीं करवाना चाहिए। तो कारखाना आदि में बालकों के नियोजन पर निषेध किया गया है। कारखानों में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध। हालांकि वर्तमान में ये सब जगह प्रतिबंध किया गया है कि 14 वर्ष की उम्र का कोई भी बालक किसी भी स्थान विशेष पर, होटल्स पे कोई भी काम करता है वो काम नहीं करना चाहिए, उसको शिक्षा का अधिकार है, वो शिक्षा प्राप्त करे। तो इस तरह से 2006 में इसको पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया कि वो होटल, रेस्टोरेंट, घरेलू नौकर के रूप में या अन्य एक मदद के रूप में वो काम करता हुआ नहीं पाना चाहिए। उसका अधिकार है वो शिक्षा प्राप्त करे और वो स्कूल से जाए और अपनी शिक्षा को ग्रहण करे। अगर ऐसा कोई व्यक्ति कार्य करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ दंडात्मक या अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है। तो ये है वो दोनों है आर्टिकल 23 व 24 शोषण के विरुद्ध अधिकारों की बात करते हैं। बलाश्रम बलपूर्वक कोई भी काम, चाहे वो मानवों का हो सकता है, महिलाओं का हो सकता है, बालकों का हो सकता है, और प्राचीन समय में जो व्यवस्था रही है देवदासी व्यवस्था और दास प्रथा, उन सभी का उन्होंने है वो प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो ये अपने लिए बहुत ही अच्छी बात है कि देश में जो कुप्रथा थी वो कुप्रथा कहीं के मौलिक अधिकारों से है वो कम की गई है। और अगर अनुच्छेद 24 में अपन देखते हैं तो इसमें भी संशोधन हुआ है, और वो संशोधन हुआ 2016 में, और उसके लिए बाल श्रम की जगह बाल श्रम अधिनियम 1986 वो संशोधित कर दिया और उसका नाम दिया बाल एवं किशोर श्रम। नया नाम क्या दिया? बाल एवं किशोर श्रम करके, किशोर श्रम, और ये बनाया 2016 में। तो इसके तहत है वो बालकों को कई सारे अधिकार दिए गए और उनको इस तरह से हैजार्ड के काम करने से मना
कर दिया गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों में आते हैं तो अनुच्छेदों की संख्या अपन देखते हैं तो अनुच्छेद आ जाता है 25 से लगा के 28 तक। 25, 26, 27 और 28 4 अनुच्छेद जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों में आता है और ये चौथा है वो माना जाता है। तो इसमें अपन देखते हैं अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 कहता है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 ये कहता है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण का मतलब होता है अपना दिल का मानना, अपने मन की मानना, उसका अंतःकरण की स्वतंत्रता। यानी कोई भी भारतीय नागरिक अपने मन के विचारों के द्वारा, अपनी आत्मा के विचारों के द्वारा, अपनी इच्छा के द्वारा किसी भी धर्म को मानना, आचरण करना और उसके प्रति आबद्ध रहना उसकी इच्छा के अनुरूप होगा। इसमें संविधान है वो किसी भी तरह से कोई भी नियम लागू नहीं करवाएगा। चाहे उसको रहता है कि मैं हिंदू धर्म में हूं, मैं मुस्लिम में हूं, मैं सिख में हूं, मैं ईसाई में हूं, या मेरी विचारधारा इस धर्म के साथ इस धर्म में भी है, तो उसके बारे में वो रख सकता है। वो अंतःकरण की स्वतंत्रता है, वो स्वतंत्र माना जाएगा। और साथ ही उसको प्रचार करने की भी सुविधा है कि वो अपने धर्म के प्रचार के लिए भी वो काम कर सकता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अनुच्छेद 26 की। अनुच्छेद 26 और ये कहता है कि आप धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हो, वैसे ही धर्म के मामलों में प्रबंध की स्वतंत्रता है। यानी धार्मिक कार्यों में प्रबंध की स्वतंत्रता की बात कर रहा है। धार्मिक कार्यों में प्रबंध की, धार्मिक कार्यों में प्रबंध की बात करता है। यानी आप धार्मिक कार्यों के हेतु प्रबंध करवा सकते हो, आप मंदिर बनवा सकते हो, मस्जिद बना सकते हो, गिरजाघर बना सकते हो, उनके लिए जमीन खरीद सकते हो, उनके लिए एक अलग तरह की व्यवस्था कर सकते हो, संघ बना सकते हो, समितियां बना सकते हो, उनके लिए इस तरह की स्थिति आप कर सकते हैं। उसके लिए देश की कोई ऐसी नियम नहीं है जो आपको उसके अंतर्गत है वो रोक सकता है। नेक्स्ट बात कर सकते हैं करों की अदायगी में, तो वो आता है अनुच्छेद 27। करों की अदायगी में, करों की अदायगी का मतलब होता है कि आप धर्म के मामलों में टैक्स दे सकते हो, पैसा दे सकते हो, और दिए गए पैसों पर आपको है वो टैक्स में छूट मिल सकती है। आप उसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता किसी व्यक्ति को कि आपको इतना देना है, इतना नहीं देना। उसकी जितनी इच्छा है उस इच्छा के अनुसार है वो कर, टैक्स या अपना धन है वो दे सकता है या नहीं भी दे, उसके लिए कोई ऐसी बात नहीं है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अनुच्छेद 28 की। अब अनुच्छेद 28 है वो अनुच्छेद 28 है वो कुछ शिक्षण संस्थाओं के बारे में बात कर रहा है कि कुछ शिक्षण संस्थान है उनको धार्मिक शिक्षा उपस्थित होने में स्वतंत्रता है। कुछ शिक्षण संस्थाओं को धार्मिक शिक्षा बात की गई है। कुछ शिक्षण संस्थानों को धार्मिक शिक्षा, हालांकि इसमें यह भी बात है कि ऐसी शिक्षण संस्था जो सरकार से कोई भी अनुदान नहीं ले रही है, सरकार से कोई फायदा नहीं ले रही है, तो वही है वो धार्मिक शिक्षा की बात कर रहा है। अगर ऐसी कोई शिक्षण संस्था है जिसका रख रखाव राज्य सरकार करता है या फिर उसको है वो न्यास के द्वारा चलाया जा रहा है, ट्रस्ट के द्वारा चलाया जा रहा है, तो ऐसे में है वो इस तरह की धार्मिक शिक्षा का प्रावधान है वो नहीं दिया जा सकता, उसमें विभेद किया जा सकता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि अपना नेक्स्ट है 5वां अधिकार की बात कर रहे हैं। 5वां मौलिक अधिकार है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, और ये जो अधिकार है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, ये अनुच्छेद है वो इसके लिए होता है 29 व 30, और ये केवल और केवल अल्पसंख्यकों के लिए, तो ये अल्पसंख्यक के लिए है, ये अल्पसंख्यकों के
लिए हैं। अल्पसंख्यक वर्ग है वो इसका है, उसका फायदा उठा सकता है, अल्पसंख्यकों के लिए माना जाता है। तो अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात कर रहा है, यानी अनुच्छेद 29 ये अल्पसंख्यकों के हितों की बात कर रहा है, उनके फायदों की बात कर रहा है, हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक जो भी बात होता है उनके जो हित होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बात की जाती है कि वो अपने देश में अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने विधान को संरक्षित रखने के लिए आर्टिकल 29 का है वो प्रयोग कर सकते हैं। और उसके तहत है वो राज्य संस्थानों में आने वाली जो चीजें हैं उसके आधार पर उसको प्रवेश को भी रोका नहीं जा सकता है, राज्य सरकार भी उनको प्रवेश देने से मना नहीं कर सकते, तो वो हितों की बात करता है। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 30, और उसमें कहा गया है कि आप अपने शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं, उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं, प्रशासन कर सकते हैं, अपने वर्गों का अधिकार कर सकते हैं। तो कह सकते हैं शिक्षा संस्थानों की स्थापना, शिक्षा संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन। अल्पसंख्यक वर्ग जो होता है वो अपने अल्पसंख्यकता की वृद्धि के लिए, उसके विकास के लिए स्कूलें खोल सकता है, कॉलेजेस कर सकता है, उसका प्रशासन कर सकता है, उसके संबंध में वो आगे से आगे है वो अपने कार्यक्षेत्र को बढ़ा सकता है। इस तरह का जो अधिकार है वो आर्टिकल 30 के तहत उनको दिया गया है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आर्टिकल 31 जो कि मौलिक अधिकारों की श्रेणी में था लेकिन वर्तमान में नहीं है, तो उसको अपन अलग से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अपना छठा जो मौलिक अधिकार आता है वो आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और इसके संदर्भ में अपन देखते हैं तो आर्टिकल आता है अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों का उपचार। ये सभी मौलिक अधिकार जो अपने मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार है, उन सभी मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। तो रक्षार्थ अधिकार है एक तरह का रक्षार्थ अधिकार, यानी जिस तरह से आर्टिकल 13 में ये बात की गई है कि किसी भी भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होने पर वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है और उसके मौलिक अधिकारों को चुनौती दी जा सकती है, ठीक वैसे ही संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत ये भी बात की जा सकती है कि वो मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। अर्थात ये भी कह सकते हैं कि मौलिक अधिकारों का जो संरक्षण करने की जो जिम्मेदारी है वो इसी अधिकार में समाहित मानी जा सकती है, इसी को दी गई है। मूल अधिकारों की जिम्मेदारी इसी स्वयं में है। मौलिक अधिकारों के संरक्षण की जिम्मेदारी संरक्षण स्वयं में है, स्वयं में है, यानी 32 में ही है। और इसीलिए डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इस आर्टिकल 32 को संविधान की प्राचीर कही है, संविधान का हृदय का, संविधान की आत्मा कही है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने क्या कहा है? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की प्राचीर बोल सकते हैं, इसको दीवार भी कहा जा सकता है, प्राचीर, दीवार, हृदय की संज्ञा दी कि संविधान की प्राचीर है, हृदय है, ठीक है, और एक शब्द और आया है उसके लिए, हृदय, और एक आत्मा भी कहा गया है। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की प्राचीर, हृदय या आत्मा कहा।
ठीक है, ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, इसको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अब आर्टिकल 32 के तहत जो मौलिक अधिकारों का संरक्षण दिया जाता है वो हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के तहत दिया जाता है, और हाई कोर्ट की बात आती है तो आर्टिकल 226 का है प्रयोग किया जाता है, और इस तरह से इस मौलिक अधिकारों की बात है वो की जाती है, रक्षा की जाती है। अब मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए अगर अपन कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट में जाके जो डिस्कस किया जाता है उसके संदर्भ में जो व्याख्या की जाती है, तो उसके लिए अपन बात करेंगे आगे की क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।